देखो, इस क्लास में हम लोग परमुटेशन पढ़ रहे थे। तो परमुटेशन क्या होता है, इसका बेसिक हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया था कि बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है, जिस कंसेप्ट पे परमुटेशन चैप्टर बेस्ड है, वो हम लोगों ने रीड किया था। जहाँ पर पहले हम लोगों ने पढ़ा एडिशन रूल्स, उसके बाद पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन रूल्स। एक बार फटाफट एडिशन रूल्स याद करो। हम लोग को किसी एक जगह जाना था, लाइक कोलकाता टू सिलीगुड़ी जाना था। तो हमारे पास यहाँ पर 5 ऑप्शन थे, या तो ये तीनों बस में से कोई एक बस ले लो, या ये 2 ट्रेन में से कोई एक ट्रेन ले लो। मतलब आइदर और, ठीक है। तो और वाला जो कंडीशन था, तो एडिशन रूल्स अप्लाई होता है। तो टोटल कितने सारे वेज है हम लोगों के पास? 3 और 2 5 वेज है, ठीक है। लेकिन अगला, अगर हम लोग को इस तरह से अपना जर्नी को सिलेक्ट करना है कि जैसे मान लो कहीं पर घूमने जा रहे हैं, तो कैसे जाएंगे और कैसे आएंगे, तो हम लोग रिटर्न टिकट पहले काटने का कोशिश करते हैं, है ना। तो मतलब जाने का टिकट और रिटर्न टिकट दोनों को काटना है। अब ट्रेन में भी होता है रिजर्वेशन, बस में भी होता है। अगर हम लोग लॉन्ग टूर के लिए कर रहे हैं तो वो रिटर्न वाला जो कंसेप्ट होगा, तो हम लोगों को कोई भी 2 कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। ये रिटर्न का ऐसा कॉम्बिनेशन था। देखो, वेज तो 3 है, लेकिन अगर हम लोगों को आना और जाना दोनों को सेटल डाउन करना है, तो उस केस में हमारे पास कितने सारे वेज हो जाएंगे? ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है। तो उस केस में हमारा मल्टीप्लीकेशन रूल्स 15 वेज हो जाएंगे, 5 × 3, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन लेना है जाने के लिए, और यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन लेना है इसके साथ सेटल करके आने के लिए। देखो, मैंने इतना सारा कॉम्बिनेशन रखा था, ठीक है। इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं कि ये बस में चले जाओ, इस बस में आ जाओ, या फिर ये बस और ये ट्रेन, इस तरह से। और मैंने कहा भी, और का मतलब प्लस होता है और एंड का मतलब इनटू होगा, ठीक है। इनटू कब होगा? जब हम लोग को साइमल्टेनियसली 2 चीज करना है, मतलब हम लोग को जाके आना है, जाना भी है और आना भी है। इसी हिसाब से हम लोग को अपना जर्नी मैनेज करना है, तो उसमें एंड वाला कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको रूल्स ऑफ काउंटिंग बोलते हैं। फिर मैंने इसको जीस्ट करके अलग से लिख दिया था तुम लोगों को। फिर फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने दिखाया था। फैक्टोरियल इस तरह से होता है, जिस भी नंबर का फैक्टोरियल बोला जाता है उसको हमें रिवर्स मोड में मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक जाना है। चाहे 100 फैक्टोरियल भी हो तो भी वैसे ही होगा, 199। लेकिन मैंने कहा था हम लोगों का मैक्सिमम जो कैलकुलेटर अवेलेबल होता है वहां पर 15 तक के आंसर हो पाएंगे, उसके ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर में, बट वो अलाउड नहीं है, ठीक है। वो अलाउड नहीं है हम लोगों के एग्जाम में। तो हम लोग 15 तक कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो तुम लोग का क्वेश्चन उसी पैटर्न में रहेगा। फिर कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन सॉल्व किया था हम लोगों ने, जहां पर देखा कि हम लोग फैक्टोरियल को कैसे शॉर्टकट में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये 18 था, तो 18 17 16, इसके बाद अगर हम लोग 15 फैक्टोरियल बाई 15 फैक्टोरियल कर देते हैं तो ये कट हो जाएगा। 15 से लेके पूरा लिखने का जरूरत नहीं, क्यों नहीं है उसको भी मैंने यहाँ डिटेल्स में दिखाया। फिर परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ थिंग्स। मतलब सिलेक्ट भी करना है, फिर उसको अरेंज भी करना है, दैट इज परमुटेशन, ठीक है। और एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। तो इसका मैंने ये बुक वाला एक बताया था, ठीक है। ये बुक कैसे हम लोग अरेंज कर सकते हैं, कुछ नाम से मैंने बताया। तीनों दोस्त का अरेंजमेंट बताया था, रीता, गीता और सीता, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस थे, और इसको मैंने 2 तरह से 3 तरह से तुम लोग को समझाया था। एक तो फॉर्मूला के साथ, एक ऐसे ये ऑप्शन के साथ बताया था, ठीक है। तो आज हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड। देखो, अच्छा, आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इन हाउ मेनी डिफरेंट वे ways can a club with 10 members select a president, secretary, treasurer if no member
कैन होल्ड 2 offices and good evening Ayush. And each member is eligible for any office. अच्छा, एक बार क्वेश्चन को समझो पहले। देखो यहाँ पर क्या बोला है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, कितने तरीके से कैन एक क्लब विथ 10 मेंबर्स, एक क्लब है जहां पर 10 मेंबर है, ठीक है। तो क्लब के कुछ मेंबर के पोजीशन देने हैं, किसी एक को प्रेसिडेंट बनाना है, ठीक है। क्लब में जो 10 मेंबर है उनमें से एक को प्रेसिडेंट बनाना है। प्रेसिडेंट का जो मतलब प्रेसिडेंट का जो पद होता है वो देना है, किसी को सेक्रेटरी बनाना है, ठीक है। एक जन को सेक्रेटरी का स्टेटस देना है और दूसरे को ट्रेजरर बनाना है, ट्रेजरर्स बनाना है, ठीक है। तो ये 3 वे में हम लोगों को क्या करना है, ये तीनों प्लेसेस के लिए हम लोग को सिलेक्ट करना है 3 लोगों को। कितने लोगों में से? 10 लोगों में से, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, इफ नो मेंबर कैन होल्ड 2 ऑफिसेस, मतलब एक इंसान प्रेसिडेंट भी है सेक्रेटरी भी है, ये नहीं हो सकता है। इस लैंग्वेज का मतलब समझो, इफ नो मेंबर कैन होल्ड 2 ऑफिसेस, मतलब एक मेंबर है जो कि प्रेसिडेंट भी है और वही सेक्रेटरी भी है, ये नहीं हो सकता। मतलब कोई भी एक ही जन प्रेसिडेंट होगा, जो प्रेसिडेंट है वो और कुछ नहीं हो सकता है, और जो सेक्रेटरी है वो और कुछ नहीं हो सकता, और जो ट्रेजरर है वो और कुछ नहीं हो सकेगा। मतलब अगर हम प्रेसिडेंट है तो हम प्रेसिडेंट, जैसे तुम लोग अभी क्लास में 3 जन हो तो एक को अगर हम प्रेसिडेंट बना देंगे तो बाकी दोनों को ट्रेजरर या सेक्रेटरी में से कुछ एक बनना पड़ेगा। और एंड ईच मेंबर इज एलिजिबल फॉर एनी ऑफिस, लेकिन किसी को भी हम कुछ बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक को ही प्रेसिडेंट करना है, ऐसा भी नहीं बोला है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन एकदम नॉर्मल क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम लोगों को 10 में से कितने लोगों को फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा, बताओ। अगर मुझे 3 स्टेटस देने हैं तो 10 में से कितने लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा एट ए टाइम? 3। 10 में से 3 लोगों, 10 लोग खड़े हैं, उनमें से किसी 3 को हम लोग बुलाएंगे, ठीक है। 3 को हम लोग बुलाएंगे और ऐसे बना लेंगे। तो n टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 10, ठीक है। और r मतलब हम लोग कितने लोगों को एट ए टाइम सिलेक्ट करेंगे? 3। तो कितने तरह से कर सकते हैं, ये देखो 10p3, तो कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या था? n फैक्टोरियल, ये npr वाला फॉर्मूला था, n फैक्टोरियल मतलब 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। देखो फॉर्मूला याद करो। अब इसे कैसे लिखेंगे? 10 9 8 और 7, यहीं पर हम लोग 7 फैक्टोरियल में ऐसे फैक्टोरियल लगा देंगे, नीचे 7 फैक्टोरियल। बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, जितना शॉर्टकट में हो जाए, क्योंकि हम लोगों को तो एमसीक्यू करना है ना। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 कितना हो गया? 720। 720 वे से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं 10 में से 3 लोगों को, ठीक है। 10 में से 3 लोगों को हम लोग इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन जॉन arrives in न्यूयॉर्क, जॉन जो है वो न्यूयॉर्क गया है। he has 8 shop to see, उसे 10 दुकान विजिट करना था। कोई रीजन होगा, कोई बिजनेस का रीजन हो सकता है, सेल्समैन हो सकता है वो। बट he has time only to visit 6 of them, बस 6 शॉप ही वो विजिट कर पाया। तो क्वेश्चन ये है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ही अरेंज्ड हिज शेड्यूल्ड इन न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क में वो अपना शेड्यूल कैसे मेंटेन कर सकते हैं? तो देखो उनका प्लान क्या था, 8
जगह को विजिट करना, 8 शॉप को, सॉरी 8 शॉप को विजिट करना था, बट उनके पास जो टाइम है उनमें वो 6 ही शॉप विजिट कर सकते हैं, तो वो 6 शॉप विजिट करेंगे, ठीक है। अब कितने डिफरेंट वे से अपना शेड्यूल बना सकते हैं। शेड्यूल का मतलब जैसे मान लो कहीं पर अगर तुम लोग टूर करने जाते हो ना, तो ये बहुत रिलेट कर पाओगे, एक शेड्यूल बनाना पड़ता है। पहले हम लोग ये वाला जगह देखेंगे, फिर वहां से ये देखेंगे, फिर ये देखते हुए हम लोग रिटर्न आ जाएंगे या होटल जाएंगे, जो भी हो, एक सीक्वेंस में देखना पड़ता है। कैसे भी विजिट करोगे तो फिर वो टूर का मजा खत्म हो जाता है, सारा चीज हम लोग विजिट नहीं कर पाते। उसी तरह से अगर तुम एक टारगेट लेके जा रहे हो कि मुझे 8 शॉप विजिट करना है, उसमें 6 ही शॉप विजिट कर सकते हो बिकॉज तुम्हारे पास टाइम कम है, तो तुम्हें एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि पहले ये वाला देख लेंगे, ये पास है, फिर उसके बाद ये वाला, फिर ये, इस तरह से, दैट इज शेड्यूल, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ना सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। परमुटेशन है कि नहीं, क्योंकि आगे जाके जब कॉम्बिनेशन पढ़ोगे ना, तुम लोग को ये ना कंफ्यूजन हो जाए कि कौन सा परमुटेशन का क्वेश्चन है, कौन सा कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये नहीं बोलेगा क्वेश्चन में। तो अभी हम लोग जो पॉइंट हम बता रहे हैं ना, तुम लोग ये चीज ध्यान में रखोगे तो फिर वहां पर रिलेट कर लोगे कॉम्बिनेशन में। जैसे शेड्यूल करना, तो शेड्यूल करने का मतलब अरेंज करना। और देखो लास्ट दिन जब मैंने परमुटेशन का डेफिनेशन लिखवाया था ना, ये देखो, इट इज एन अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन, अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन। और जब कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे ना, ओनली सिलेक्शन होता है, उसमें अरेंजमेंट नहीं होता है। सिलेक्शन दोनों में होगा, लेकिन परमुटेशन में अरेंजमेंट भी हमें मिलेगा। अगर क्वेश्चन से हमें ये पता चल रहा है कि हमें सिलेक्ट भी करना है और अरेंज भी करना है, सिलेक्ट तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई हमारा दूसरा बात है ही नहीं, सिलेक्ट होगा ही होगा। सिलेक्शन इज permutation and combination both, but arrangement only applicable for permutation, not for combination। तो शेड्यूल करने का मतलब है अरेंज भी करना है कि पहले कौन सा शॉप विजिट करें, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, फोर्थ कौन सा, फिफ्थ कौन सा और सिक्स्थ कौन सा। इसीलिए ये क्वेश्चन परमुटेशन का है। अभी तो तुम लोग परमुटेशन ही पढ़ रहे हो, तो सोच रहे हो कि मैम ऐसे क्यों बता रही है क्वेश्चन परमुटेशन, हम लोग तो परमुटेशन ही पढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें जब कॉम्बिनेशन आएगा तब होगा कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन ताकि ना हो इसीलिए हम पहले से बोल रहे हैं। मैम आवाज नहीं आ रहा। हेलो। हेलो, आ रहा है आवाज? हाँ हाँ हाँ। ओके, अच्छा बताओ, एन, एन से क्या डिनोट करें? एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 ऑन की सुनते पाচ্ছ? हेलो, ऑन सुनते पाচ্ছ? यस मैम। अच्छा ठीक है। अच्छा ये देखो, n का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो आयुष और अयन दोनों देखो, n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8, क्योंकि 8 शॉप में से हम लोगों को 6 शॉप विजिट करना है, तो 8 में से 6 को सिलेक्ट करना है, तो r इक्वल टू 6 हो जाएगा। n इक्वल टू टोटल होता है कि जितने जगह से, या फिर जो भी अगर किसी को सिलेक्ट करना है, कोई इंसान हो सकता है, कोई जगह हो सकता है, जैसे पहले यहाँ पर था 10 लोग हैं, 10 कैंडिडेट में से हमें 3 कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर 8 शॉप में से 6 शॉप को सिलेक्ट करना है, तो 8p NPR फॉर्मूला, तो 8p6, तो फॉर्मूला क्या था? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, यानी 8 माइनस 6 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो आंसर कितना आ गया? 8 इंटू 6 इंटू 7, ये आ गया 3876। अच्छा मैंने ये 2 कैसे लिख दिया, चलो गलती से लिख दिया, 2 लिख दिया, फटते नहीं, सॉरी। 6 के बाद 5 आना चाहिए था ना, 4 फिर 3 फिर 2 आएगा, इतना सारा, वही हम सोचे क्या हुआ। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो ये आ रहा है 20,100
60 वेज रहेगा उनके पास, मतलब ये अपना शेड्यूल 20,160 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डॉक्टर राम arrives in his dispensary, he finds 12 patients waiting to see him. If he can see only one patient at a time, find the number of ways he can schedule his patient A if they all want their turn, and B if 3 leave in disgust before he gets around to seeing them। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला है कि डॉक्टर राम आए हैं, ठीक है, वो अपने डिस्पेंसरी में आए हैं और उन्होंने देखा 12 पेशेंट है, वेट कर रहे हैं उनको दिखाने के लिए। इफ ही कैन सी ओनली वन पेशेंट एट ए टाइम, ठीक है, एक बार में एक ही पेशेंट देखेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ही कैन शेड्यूल हिज पेशेंट, कैसे वो अपने पेशेंट को शेड्यूल करेंगे। तो शेड्यूल करने का मतलब है सिलेक्ट करना है, फिर उनको क्या करना है कि नंबर 1 में हम इसको बुलाएंगे, फिर 2 में इसको बुलाएंगे, 3 में इसको बुलाएंगे, तो इस तरह से शेड्यूल करना पड़ेगा। तो इफ दे ऑल वांट देयर टर्न, ठीक है, अगर सब कोई दिखाना चाहता है, डॉक्टर राम को अगर सब कोई दिखाना चाहता है तो आंसर क्या होगा। तो डॉक्टर राम को कितने पेशेंट में से कितने पेशेंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 12 पेशेंट है, 12 पेशेंट में से कितने पेशेंट को सिलेक्ट करने पड़ेंगे अगर सब कोई उनको दिखाना चाहता है। इफ दे ऑल वांट देयर टर्न, तो कितने पेशेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा उनको, सिलेक्ट एंड अरेंज, बताओ। 12, ठीक है, 12 में 12 पेशेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो 12p12, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 12 फैक्टोरियल, 12 माइनस 12 फैक्टोरियल, तो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। मैंने बताया 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। अब इसका इंटू कर लो, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2, तो ये काफी लंबा चौड़ा आंसर आ रहा है। चलो 47900160, ठीक है, ये आ गया, कैलकुलेटर में ही आएगा, अदरवाइज तो पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा, अब बोल रहा है कि 3 पेशेंट चले गए, 3 पेशेंट चले गए, तो बताओ अब उनको कितने लोगों को देखना पड़ेगा, 12 में से कितने लोगों को लेना देखना पड़ेगा, 3 पेशेंट 9, तो 12p9, 12 फैक्टोरियल, 12 माइनस 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10, 9 8 7 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 इंटू 11 10 9 8 7 6 5 4 4 तक। अच्छा चलो 79833600, इतना सारा वेज, ठीक है, काफी लंबा चौड़ा आंसर है, ठीक है। अच्छा, इस तरह से करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा, if 6 times the number permutation
of n things taken 3 at a time is equal to 7 times the number of permutation of n minus 1 things taken 3 at a time. Find n. ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है देखो, इफ 6 टाइम्स द नंबर ऑफ परमुटेशन, अगर 6 गुना होता है किस चीज का, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम। अगर परमुटेशन अगर हम लोग करना चाहते हैं, परमुटेशन करने का मतलब है कुछ चीजों को सिलेक्ट करो, ठीक है, और उसे अरेंज करो। कितने चीजों को सिलेक्ट और अरेंज करना है, n में से 3 चीजों को। n एक नंबर बता दिया है, कुछ भी हो सकता है वो, n यहाँ पर हम लोग को ढूंढना पड़ेगा, n चीजों में से 3 चीजों को ढूंढना है। तो यहाँ पर n मतलब टोटल होता है, तो n का मतलब n हो गया, और r का मतलब कितना हो गया, 3। n का मतलब n हो गया, r का मतलब 3 हो गया, तो इसका परमुटेशन क्या हो जाएगा, np3। np3 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये इफ 6 टाइम्स द नंबर ऑफ, अब इसका 6 टाइम्स यानी इंटू 6 टाइम्स मतलब 6 गुना द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, टेकन 3 एट ए टाइम इज इक्वल टू, ये जो है ये इक्वल है किसका, 7 टाइम्स। 7 टाइम्स मतलब 7 गुना किसका, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n माइनस 1 यानी n माइनस 1, n का वैल्यू n माइनस 1 थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम यानी n माइनस 1 p3, n माइनस 1 p3। हमें बोला है कि n कैलकुलेट करो। देखो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करके तुम लोग को दिखा सकते हैं, दिखाएंगे भी, लेकिन तुम लोग को सॉल्व नहीं करना है। सॉल्विंग अगर किसी को नहीं समझ में आता है छोड़ दो, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम लोग को ऑप्शन से आंसर करना है कि n का वैल्यू क्या होगा, जबकि हम इसका सॉल्विंग जरूर बताएंगे। एक क्वेश्चन का सॉल्विंग हम बता देते हैं। np3 को कैसे सॉल्व करोगे, फॉर्मूला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल होता है, तो n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 6, फिर इधर 7 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1, ये तो है, ये तो फिक्स्ड है, n माइनस 1 तो फिक्स्ड है, और नीचे क्या होता है, n माइनस r होता है, तो r 3 है तो माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस 3 हो जाएगा। अब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू ये इधर लेके आ जाते हैं, ये वाला जो है ये इधर लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा ऊपर, ये देखो ये तो फैक्टोरियल होगा, ये n माइनस 4 हो जाता है, n माइनस 4 फैक्टर इधर लाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा, और नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये डिजिट जो है इधर आ जाएंगे, इधर 6 और ये 7 जो है जैसे रहेगा, ये 6 1/6 हो जाएगा, मतलब ऐसे। अच्छा अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, एक बार समझना चाहो तो समझ सकते हो। मुझे इतना बताओ कि n और n माइनस 1 में कौन बड़ा है, n बड़ा है या n माइनस 1 बड़ा है, बताओ। मेरा n अगर 5 है, फॉर एग्जाम्पल अगर n मेरा 5 है, देखो समझ पाओगे, ऐसा नहीं कि नहीं समझ पाओगे, लेकिन समझ के याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन समझ लो। n अगर 5 है तो n माइनस 1 कितना होगा, 4। तो मुझे बताओ कौन बिगर वैल्यू होगा, n या n माइनस 1, हमेशा कौन बड़ा डेटा होगा, n या n माइनस n। तो जो बड़ा डेटा होता है उसी को हम लोग स्प्लिट करते हैं, जैसे देखो 5 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। इसी कंसेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करेंगे इन दोनों पे, ठीक है। हम लोग किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, मैंने ये दोनों सिलेक्ट किया क्योंकि इसमें ईज होगा। ये देखो n के बाद क्या आएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा अब इंटू यहाँ पर n माइनस 1 फैक्टोरियल, बेनिफिट क्या हुआ, ये कट हो गया, बेनिफिट क्या हुआ, ये कट हो गया, ठीक है। अच्छा अब बताओ n माइनस 4 और n माइनस 3 में बड़ा डेटा कौन सा है, n का कुछ भी वैल्यू तुम लोग अपने दिमाग में सोच सकते हो, उसमें से 4 हटाएंगे ज्यादा अमाउंट दिखेगा या 3 हटाने से ज्यादा दिखेगा, बताओ। n कुछ भी ले लो ना, 10 ले लो, चलो 4 से कम तो ले नहीं सकते, 10 ले लो, 10 माइनस
n-3 बड़ा होगा ना, ये देखो n-3 बड़ा होगा, और हम लोग किसको स्प्लिट करते हैं, जो बड़ा वाला डेटा है, मतलब इसको स्प्लिट करेंगे तो पहला क्या होता है, पहला n होता है, यहाँ पर n मतलब n-3, दूसरा होता है n-1, ये फॉर्मूला मैंने लास्ट दिन बताया ना, ये देखो 5 उसके बाद 4, 5 4 मतलब n-1, फिर n-2, तो n दिस इज n पूरा, और n ये है n-1, देखो मैंने ये इस तरह से अलग से कर दिया, यहाँ पर इसका मतलब भी 4 हो जाएगा, यहाँ पर रोक देते हैं n-4 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये देखो n-3 -1 मतलब n-4 फैक्टोरियल, n-4 फैक्टोरियल कट हो गया, देखो इक्वल टू 7/6, बचा क्या, बस इतना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, कैसे, ये देखो यहाँ पर दिखाते हैं, 6 इंटू एन, तो 6n इक्वल टू 7n माइनस 21, अब ये इधर आ जाएगा तो माइनस n इक्वल टू -21, देयरफॉर n इक्वल टू 21, n इक्वल टू कितना आ गया 21। तो अगर तुम लोगों को कभी भी सॉल्व करने का वैसे जरूरत नहीं होगा, एमसीक्यू में तुम लोग को आंसर दिया हुआ रहेगा, n का वैल्यू ये, n का वैल्यू 4, कोई भी ऑप्शन में से तुम लोग यहाँ पर पुट करके देख सकते हो। अभी हम लोग ऐसा क्वेश्चन करेंगे विथ ऑप्शन फिर भी मैंने एक बार सिखा दिया कि किस तरह से तुम लोग चाहो तो इसे स्प्लिट करके देख सकते हो। दो चीज याद रखना है, एक तो तुम लोग को देखना है कि कौन सा डिजिट बड़ा है, उसी को स्प्लिट करना है, फिर उसे कैंसिल करना है। अब n के साथ n-3 भी कर सकते थे, लेकिन उसमें n, n-1, n-2 फिर n-3 में जाके कैंसिल होता, ठीक है, इसीलिए मैंने इसके साथ इसको लगा दिया, इसके साथ इसको, क्योंकि जस्ट 1 डिजिट बाद ही ये आ जाएगा, ये देखो ये आ जा रहा है ना, इसीलिए। अच्छा अच्छा, चलो अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ से देखते हैं, कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं, फिर कुछ इसमें नया पॉइंट जो है वो भी आज करेंगे। पहला बताओ ये क्या कितना होगा, 4p3, बताओ इसका आंसर कौन सा होगा, 4p3 का आंसर। 4p3 कैसे सॉल्व करोगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, 4 मतलब 4 इंटू 24, हाँ 24, ये देखो 24 हो जाएगा। अच्छा सही है, उसके बाद 4p4 कितना आएगा, बताओ 4p4 कितना आएगा, 4p4 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 24, क्योंकि ये 0 फैक्टोरियल तो 1 होगा, तो फिर से 24 आ जाएगा, ठीक है, ये 24 हो गया। अच्छा 7 फैक्टोरियल कितना होगा, ये तुम लोग को कैलकुलेटर में करना पड़ेगा, ठीक है, इसका आंसर देना है तो ऑब्वियसली कैलकुलेटर में चेक करना पड़ेगा। तो 7 को रिवर्स ऑर्डर में 1 तक मल्टीप्लाई करो, 7 6 5 4 3 2 कितना होगा 5040, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो गया करेक्ट, ये भी करेक्ट आंसर है। अच्छा 0 फैक्टोरियल इज ए सिंबल इक्वल टू, 0 फैक्टोरियल हमेशा कितना होता है 1, तो बी हो जाएगा। 5 नंबर देखो, इन NPR आर डैश, मैंने दिखाया था ना कितने तरीके से लिख सकते हैं, ये डैश भी कभी कभी दे देता है। NPR n इज ऑलवेज, जहां पर NPR होता है n ऑलवेज क्या होगा, ये मैंने लास्ट दिन बताया था, n क्या, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, सिर्फ इंटीजर बोलने से नहीं होगा, इंटीजर तो नेगेटिव भी होता है, n का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि n का मतलब होता है कोई थिंग्स होता है, कोई ह्यूमन बीइंग होता है, तो ये सब कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अच्छा एनपीआर में क्या रेस्ट्रिक्शन है, एन और आर में, बताओ, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि एन का वैल्यू हम लोग मान लो तीन चीज सिलेक्ट कर सकते हैं, दो कर सकते हैं, एक कर सकते हैं, तीन चीज में से पांच चीजों को तो सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए एन ग्रेटर देन आर तो होगा, ये सही था, बट इक्वल भी तो हो सकता है, जैसे 5 में से 5 ही चीज ले रहे हैं, बट लेस देन कभी नहीं हो सकता है, हम 5 चीजों में से 7 चीजों को कैसे सिलेक्ट कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अच्छा 7th वाला बताओ, एनपीआर का ये पूरा फॉर्मूला है, द नंबर ऑफ फैक्टर, कितने सारे फैक्टर लगते हैं यहाँ पर, फैक्टर मतलब कितने बार मल्टीप्लाई होगा, देखो इसको इस तरह से चेक कर सकते हो, मान लो है 5p4, ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल और यहाँ पर हो गया 1 फैक्टोरियल, बताओ कितने सारे फैक्टर है, 5 4 3 2 1, ठीक है, एक एक तो कैंसिल हो गया, कितने सारे फैक्टर बचे, मतलब इनटू कितने सारे होंगे, 1 2 3 4,
4। तो एक्चुअली जो आर होता है ना, जो आर होता है उतने सारे फैक्टर होते हैं, उतने सारे मल्टीप्लीकेशन होते हैं, तुम लोग करके देख सकते हो। जितना सारा आर, जितना आर का वैल्यू होता है उतना ही फैक्टर बनता है। तो इसका आंसर होगा आर। ठीक है, इसका आंसर होगा आर। अच्छा, 8th नंबर बताओ। 8th नंबर कि एनपीआर को कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा पैटर्न, ए वाला फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो इसमें ये वाला ऐसे करके लिया हुआ है, हम नॉर्मली ये ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरा हैबिट है, तुम लोग चाहो तो ये वाला भी फॉलो कर सकते हो। अच्छा, अब देखो आ गया वैसा क्वेश्चन जैसे मैंने कहा कि तुम लोग को ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखो बता रहा है कि NP4 इक्वल टू 12 इंटू NP2। अब तुम लोग सोचोगे इतना टफ टफ हम लोग को सॉल्व करना है, बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है, हम लोग ऑप्शन से करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन ए में -1 है, क्या इससे हमें चेक करना चाहिए एन का वैल्यू? अभी अभी तो हम लोग नहीं, क्योंकि एन हाँ पॉजिटिव इंटीजर होता है, ये नहीं चेक करना है, हम लोग 6 से चेक कर सकते। चलो 6 को लगाते हैं। तो 6P4 इक्वल टू क्या हमारा ये आता है, चलो देखना पड़ेगा, 12 इंटू 6P2, बस चेक करना है। तो 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। तो 6 मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो ये 360 होगा। इसको सॉल्व करने से 360 हो रहा है। इधर इधर भी 360 होता है कि नहीं देखना है। 6P2 कितना हो जाएगा, 6P2 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, तो 6 5, तो ये हो गया 30 इंटू 360 हो रहा है। हाँ 360 हो जाए, तो 360 हो रहा है, तो बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो तुम लोग को बिल्कुल सॉल्व वॉल्व करना नहीं है, तुम लोग यहाँ से इस तरह से ऑप्शन पुट करके देख लेना कि कौन से में करेक्ट हो रहा है। थोड़ा जो हम लोग सीखे उसको भी अप्लाई कर लेना, जैसे -1 तो हम लोग को देखना है नहीं। ठीक है, क्योंकि एन हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। ऐसा देखो सारा क्वेश्चन ऐसा ही है। चलो इसमें बताओ, NP3 इज टू NP2, इज टू मतलब क्या होता है, डिवाइड। यहाँ पर है इक्वल टू 3/1, किस में होगा, तो यहाँ पर हमें तीनों का तीनों ही चेक करना पड़ेगा। 7P3 पहले लिखते हैं, 7P3 डिवाइडेड बाय 7P2, क्या इसमें 3/1 होता है, चेक करो। 7 फैक्टोरियल और इसमें हो जाएगा कितना, 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर होल डिवाइडेड बाई है तो रिवर्स कर दो ना, तो ये नीचे 7 फैक्टोरियल और ये कितना हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 5 फैक्टोरियल। तो ये 7 7 कैंसिल, मतलब मैंने क्या किया, डायरेक्ट रिवर्स कर दिया इसका वैल्यू को। तो 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, नहीं 5 आ रहा है, 5/1 आंसर है, 3/1 तो 7 तो नहीं होगा, 7 नहीं होगा। चलो 4 से चेक करते हैं, 4P3 डिवाइडेड बाई 4P2, तो 4P3 मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, फिर भी चलो लिख देते हैं। अब रिवर्स मोड में ये हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, इधर 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, तो 2/1 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। चलो 5 से होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो आंसर नन ऑफ दीज होगा। तो 5 से देखते हैं, यहाँ पर 5 से देखते हैं, 5P3 डिवाइडेड बाई 5P2, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इनटू रिवर्स में इधर हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, या फिर इसको 6 मान लो, 6/2 3 हो गया, तो 3/1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी होगा। नन ऑफ दिस नहीं, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि 5 से 3/1 आ जा रहा है। 5 से 3:1 हो जा रहा है। अच्छा, फिर एक नया क्वेश्चन इस तरह का, ये देखो m+n, ठीक है, m+n P2 56 और m-n P2 30। तो देखते हैं, पहले ऑप्शन ए लेते हैं, 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8P2, क्या इससे 56 आता है, 8 फैक्टोरियल और 8 - 2 कितना हो जाएगा, 8 - 2 6, ठीक है। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ये 56 हो गया। चलो आ तो रहा है, लेकिन क्या इससे ये वाला भी सेटिस्फाइड हो रहा है, वो भी तो देखना है। 6 - 2 कितना होगा, 4 4P2 क्या 30 होगा, मुझे नहीं लगता है 30 होगा। 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो 24/2, ये तो 12 हो गया, तो ये पहला ऑप्शन कैंसिल, ये नहीं होगा। सेकेंड वाले पे चलते हैं, 7 और 1, ठीक है, 7 और 1, इससे देखते हैं 7 and 1, तो 7 + 1 8P2
2, ये तो हो जाएगा। देखो इसको दोबारा मत देखो, 6 + 2 हम लोगों ने 8p2 का वैल्यू निकाला ना अभी अभी 56। अब 7 + 1 करके 8 हो या फिर 6 + 2 करके 8 हो, उससे हमें क्या लेना देना है, उसमें 56 तो आ ही जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो हो रहा है, सेकंड वाला हुआ तो फिर आंसर यही हो जाएगा। तो 7 - 1 तो कितना हो गया 6p2, तो 6 फैक्टोरियल और ये रहा 4 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल मतलब 6 × 5, 6 × 5 और ये 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 30 हो गया। देखो 30, तो हम लोग को थोड़ा दिमाग लगाना है। जैसे यहाँ पर हम लोग ने 8p2 किया था ना, फिर से क्यों चेक करें, ये 56 तो होगा ही होगा 8p2 से, इसमें 30 हो गया, यानी ऑप्शन हमारा बी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी आ जाएगा। और तुम लोग इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी जल्दी कर पाओगे फैक्टोरियल का जो सॉल्यूशन है। तो जितना जल्दी करोगे तुम लोग को ये उतना लेंदी नहीं लगेगा क्वेश्चन। 5p r 60 कौन से वैल्यू से होगा, चलो 3 से देखते हैं। 5p3 पहला 3 है तो 5p3, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 - 3 होगा तो 2 फैक्टोरियल। अच्छा 5 का फैक्टोरियल कितना होगा, 5 × 4 × 3 इंटू, अच्छा 2 से कट हो जाएगा ये 60। चलो पहले ऑप्शन में ही बन गया बात, ए, ऑप्शन ए 3 हो जाएगा। ठीक है, 12 का ऑप्शन ए हो गया। देखो इस तरह से करना है, सोल्यूशन नहीं करना है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इसमें देखो क्या है, n1 + n2 ये दिया हुआ है। चलो देखते हैं 6 और 6 में होता है कि नहीं। 6 + 6 12p2, तो 12p2 मतलब 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल, तो 12 × 11 × 10, तो ये तो कट हो जाएगा। ठीक है, ये कट हो जाएगा। तो 12 × 11 तो ये आ रहा है कितना होता है, 12 × 11 132, ये तो हो रहा है, लेकिन इसमें भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यहाँ पर कैसे सेटिस्फाई होगा भाई, 6 - 6 ये तो 0 हो जाएगा। तो ये मुझे पहले ही देख लेना चाहिए था, 0p2 तो हो नहीं सकता। ये ऑप्शन मैंने जो देखा ना, ये बिल्कुल मतलब बेकार टाइम वेस्ट हुआ मेरा। ठीक है, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। देखो ऐसे तुम लोग को भी ध्यान रखना है, जब 6 दोनों में है तो ये 6 - 6 तो 0 बन जाएगा। 0p2 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि n का वैल्यू 0 और r का वैल्यू 2, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि n > r होता है। तो ये ऑप्शन मुझे चेक करना ही नहीं चाहिए था। पहला ऑप्शन जो है वो तो मुझे पहले ही हटा देना चाहिए था। ठीक है, पहले हटा देना चाहिए था तो मेरा लेबर कम हो जाता इतना। ये देखो फिर 10 + 2 ये बनेगा ही बनेगा। चलो यहाँ पर काम आ गया, 6 + 6 12 होता है, 10 + 2 12 होता है, 132 को सेटिस्फाई करता है। अब 10 - 2 8, 8p2 तो 8 फैक्टोरियल और 2 माइनस करने पे 8 - 2 पे 6 आ रहा है, 6 फैक्टोरियल, तो 8 × 7 56 नहीं होगा ये वाला, ये भी नहीं हो रहा है। चलो ये देखते हैं, 9 + 3 9 10 11 12, ये तो पहला वाला तो सेटिस्फाई करेगा। ये देख लेते हैं, 9 - 3 कितना हो जाएगा 6, 6p2, अच्छा 6 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल मतलब 6 5, तो ये 30। चलो इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, यानी ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा, इसमें ऑप्शन सी हो गया। अच्छा और एक क्वेश्चन है, देखो क्या बोला है, द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द वर्ड कंप्यूटर कैन बी अरेंज्ड नहीं बोला है, ये एक स्पेशल केस है। देखो यहाँ पर, ये देखो मैंने हाईलाइट कर दिया, यहाँ पर अरेंज्ड नहीं बोला है, बोला है रीअरेंज्ड। क्या बोला है, रीअरेंज्ड। जब क्वेश्चन में रीअरेंज्ड बोलेगा, लास्ट दिन मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, लेकिन मैंने क्वेश्चन दिया था कि कंप्यूटर वर्ड को हम लोग कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन में अरेंज की जगह दिया हुआ है रीअरेंज्ड तो क्या होगा, अरेंज का आंसर हमारा क्या था अगर तुम लोगों को याद, -1 होगा। हाँ -1 हो जाएगा, रीअरेंज में -1 हो जाएगा। इसका रीजन ये है, ये हमारा आंसर ये वाला आया था। देखो 6 ये नॉर्मली कितना लेटर था, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8p8 होना चाहिए। -1 इसीलिए होगा क्योंकि कंप्यूटर को छोड़ के बाकी, रीअरेंज्ड मतलब कंप्यूटर तो ऑलरेडी एक मीनिंगफुल वर्ड है, ठीक है, बाकियों को हमें रीअरेंज करना पड़ेगा। तो फिर ये कंप्यूटर वर्ड को छोड़ के बाकी जितना बनेगा उसको बोला जाता है रीअरेंजमेंट, इसीलिए -1 होगा। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में रीअरेंज्ड रहे तो तुम लोग को -1 कर लेना है। तो इसका आंसर होगा 40,319। ठीक है, 40,319 इसका आंसर होगा।
अच्छा, अब यहाँ पर वावल्स वाला केस है, ये तो मैंने अभी सिखाया नहीं, देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने जो सीखा है उसमें 16 वाला भी नहीं होगा, ये 17 वाला, ये भी टुगेदर वाला है 18, ये हो सकता है। ये देखो 18 वाला, इफ 12 स्कूल टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन ए क्विज contest then the number of ways the first second and third position may be ओन, ठीक है। 12 स्कूलों ने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेशन किया है, क्विज कंपटीशन था, तो ये हम लोग को फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों पोजीशन हम लोग उन लोगों में किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक स्कूल फर्स्ट होगा, कोई भी एक स्कूल सेकंड होगा, कोई भी एक स्कूल थर्ड होगा। तो सिलेक्ट किसे करना है, 12 स्कूल में से किसी भी 3 स्कूल को, और उसे अरेंज भी करना है, क्योंकि देखो सपोज स्कूल ए है, स्कूल बी है, स्कूल सी है, स्कूल ए फर्स्ट हुआ, स्कूल बी सेकंड हुआ, स्कूल सी थर्ड हुआ, इसका मतलब अलग होता है। और मान लो स्कूल ए थर्ड हुआ, स्कूल बी सेकंड हुआ और स्कूल सी फर्स्ट हुआ, तो ये सब अलग मतलब हो गया ना। तो इसका मतलब सिलेक्शन 3, मतलब ये कॉम्बिनेशन की तरह सिलेक्शन तो करेंगे, परमुटेशन में भी सिलेक्शन होता है वो करेंगे, लेकिन इसको अरेंज करने से अगर मतलब चेंज हो जाता है, अरेंज करने से अगर मतलब चेंज हो जाता है तभी वो परमुटेशन होगा। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड को अलग अलग सिलेक्ट करते हैं, मतलब किसी को ए को फर्स्ट बनाने का मतलब अलग होता है और ए का थर्ड होने का मतलब भी अलग होता है, तो अगर मीनिंग अलग आएगा तो ये परमुटेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे तो परमुटेशन के एक्सरसाइज में है तो तुम लोग को लग रहा है परमुटेशन, लेकिन जब कॉम्बिनेशन आएगा तो ये कंफ्यूजन ना हो, तो ये पॉइंट फिर से बोल रहे हैं, बार बार याद रखो कि अगर 3 स्कूल को सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों ही हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग उन लोगों को पोजीशन दे रहे हैं तो उसमें अरेंजमेंट का बात आता है, ठीक है। और अरेंजमेंट चेंज होने से चेंजेस आ रहा है, ठीक है। ए फर्स्ट हुआ उसका मतलब अलग है, ए थर्ड हुआ उसका मतलब अलग है, तो इसका मतलब ये परमुटेशन है। बताओ टोटल स्कूल कितने हैं, n इक्वल टू 12, ठीक है। और एट ए टाइम क्या पोजीशन हम लोग दे सकते हैं, कितने सारे पोजीशन दे सकते हैं एट ए टाइम, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो कितने सारे स्कूल को एट ए टाइम सिलेक्ट करना पड़ेगा पोजीशन बताने, 3, तो 12p3, तो 12 फैक्टोरियल और 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो 12 इंटू 11 इंटू 10, तो ये हो गया 1320, 1320, ऑप्शन डी हो जाएगा 1320, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने जो किया है उसमें आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन। सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नहीं, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नहीं, 4 डिजिट द नंबर ऑफ वेज ना, इफ द लेटर ऑफ द डॉटर आर अरेंज भावल्स ऑक्यूपाई, चलो नहीं। अच्छा अब हम लोग ये सब क्वेश्चन जो नहीं कर पाए उसको करने के लिए पहले हम लोग को इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। जो क्वेश्चन अभी हम नहीं करवाए ना उसका पहले हम लोग कंसेप्ट समझेंगे, फिर ये क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर पाओगे। चलो उसके लिए हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा, परमुटेशन विथ रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, ये सब हम लोग को सीखना पड़ेगा। ये देखो परमुटेशन 2 तरह से हो सकता है, एक तो हो गया विथ रिपीटेशन और एक हो जाएगा विदाउट रिपीटेशन। अब देखो विथ रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन में फर्क क्या है। सपोज मैंने बोला कि फाइंड नंबर ऑफ परमुटेशन फॉर गर्ल इन बोथ केस, मतलब विथ परमुटेशन और विदाउट परमुटेशन दोनों केस में हमें दिखाना है। हमें परमुटेशन करना है, मतलब गर्ल जो ये वर्ड है इसको हमें अरेंज करना है विथ रिपीटेशन एंड विदाउट रिपीटेशन। जैसे हम फर्स्ट समझा रहे, देखो जैसे लास्ट दिन मैंने बोला था, तो गर्ल के लिए 4 जगह ले लेते, ठीक है। 4 वर्ड है, तो पहले जगह पे GIRL चारों में से कोई एक पुट कर सकता है, तो चारों में से कोई एक, मान लो R पुट हो गया तो यहाँ पर बचा GIL, यहाँ पर कोई एक पुट हो गया, I पुट हो गया बचा GL, चलो L पुट हो गया तो बचा G, ठीक है। G यहाँ पर पुट हो जाएगा, तो पहले जगह पे पुट करने के लिए 3 ऑप्शन, उसके बाद 4 ऑप्शन, उसके बाद 3, फिर 2, फिर
1, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 4 24, 24। और इसको अगर फॉर्मूला में डालेंगे तो n इक्वल टू 4 है, और मुझे गर्ल वाला वर्ड को अरेंज करना है। मुझे बोला गया है एट ए टाइम पूरे वर्ड को अरेंज करना है। अगर पूरे वर्ड को अरेंज करना है तो एट ए टाइम 4 वर्ड को ही मुझे बार बार लेना पड़ेगा। मीन्स हम ये कहना चाहते हैं, ये देखो क्या हो जाएगा, एक्चुअली तुम लोग प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, ये देखो 24 बार होगा ये, GIRL GILR, ठीक है, GLRI, इस तरह से 24 बार होगा, और नहीं लिख रहे, ठीक है, इस तरह से 24 बार होगा। जैसे G से ये देखो GIRL GILR, फिर GLRI GRLI, इस तरह से G 4 बार हो जाएगा, G 4 बार हो जाएगा, इस तरह से I का 4 बार हो जाएगा, ठीक है, आई से स्टार्टिंग करके 4 बार हो जाएगा, आर से स्टार्टिंग करके 4 बार हो जाएगा, और एल से स्टार्टिंग करके 4 बार हो जाएगा। तो देखो 4 4 करके यहाँ पर कितना, 1 2 3 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो रहा है मेरा। अच्छा 16 नहीं 24 होना चाहिए ना, GIRL, तो और भी कुछ होगा, चलो और भी कुछ होगा, अभी लिख नहीं पा रहे इतना सारा, 24 होगा, ठीक है। तो 24 हमारा अरेंजमेंट हो सकता है, और इसको हम लोग फॉर्मूला में भी कर सकते हैं, n मतलब 4p4, तो 4p4 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 4 फैक्टोरियल बाई 0 यानी 24। ये तो हुआ विदाउट रिपीटेशन। क्यों, जब हम विथ रिपीटेशन समझाएंगे तो देखना, विथ रिपीटेशन समझाएंगे तो तुम लोग समझ जाओगे क्यों ये विदाउट रिपीटेशन है। GIRL 4 जगह है, तो पहले में कितने सारे ऑप्शन है, GIRL, तो इसमें से कोई भी एक पुट हो जाता है। हम पहले केस की तरह ही कर रहे हैं। अगर हम लोगों ने R यहाँ पर पुट कर दिया, हम लोगों ने अगर R यहाँ पर पुट कर दिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, अगर विथ रिपीटेशन है, विथ रिपीटेशन है तो यहाँ पर क्या बचेगा, सुनो, यहाँ पर मेरा आर चला गया तो बचा क्या, GIL, लेकिन आर भी आ जाएगा क्योंकि विथ रिपीटेशन है। मतलब हम लोग जो वर्ड को एक बार किसी जगह पे प्लेस कर चुके हैं, उसे हम लोग चाहे तो फिर से प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको छोड़ नहीं देना है। तो विथ रिपीटेशन में फिर से यहाँ पर कितना आ गया, कितना ऑप्शन, यहाँ पर 4 ऑप्शन, ऐसे करके इसमें भी 4 ऑप्शन, बाकियों में कितने सारे ऑप्शन आ जाएंगे, चाहे यहाँ पर कुछ भी पुट हो जाए। सपोज यहाँ पर मैंने फिर से आर को पुट कर दिया या फिर जी को पुट कर दिया, तो सेकेंड बार कितने सारे डेटा यहाँ पर रहेंगे, बताओ, सेकेंड बार कितने सारे डेटा यहाँ पर रहेंगे, फिर से GILR, इस तरह से सारा डेटा रहेगा 4, फिर यहाँ पर GILR, ठीक है, फिर यहाँ पर 4 डेटा रहेगा। तो विथ रिपीटेशन में 4 4 4 इंटू 4, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 256। तो विथ रिपीटेशन में क्या होता है, क्योंकि हम लोग जो वर्ड को एक बार पुट कर चुके हैं उसे फिर से ले सकते हैं, उसे फिर से ले सकते हैं, तो 256 मतलब ये आर 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 भी हो सकता है, जी 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 ऐसे भी हो सकता है, आई 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 ऐसे भी हो सकता है, या फिर RII मतलब समझ रहे हो, रिपीटेशन वाला भी आ जाएगा। अगर रिपीटेशन आ जाएगा तो 4 4 4 4 करके इस तरह से ऑप्शन बन जाएंगे, ठीक है। तो विथ और विदाउट रिपीटेशन का ये पैटर्न होता है। विदाउट रिपीटेशन हम लोग अब तक जो सीख रहे थे वो विदाउट रिपीटेशन ही सीख रहे थे, लेकिन विथ रिपीटेशन अगर क्वेश्चन में कह दे तो हम लोगों को जितना है उतना वर्ड को लेके चलना है, या फिर उतने डिजिट को लेके चलना है, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसमें हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे। जैसे यहाँ आर पुट कर दिया तो यहाँ 3 ऑप्शन नहीं, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो फिर से आर भी तो हम लोग लिख सकते हैं, तो इसीलिए फिर से आर आ जाएगा, चाहे हम लोग कोई भी डेटा पुट क्यों ना करें वो फिर से आ जाएगा उसी तरह से, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन देते हैं इस विथ और विदाउट रिपीटेशन का, तुम लोग मुझे बताना, इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन बोथ वेज, ठीक है, इन बोथ वेज। अगर हम लोग को ये सारा डिजिट को अरेंज करना है विथ रिपीटेशन एंड विदाउट रिपीटेशन, तो पहले बताओ कि कितने सारे प्लेसेस हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जगह पे हमें ये सारे डेटा को पुट करना है। तो पहले हमारे पास कितने सारे डेटा यहाँ पर अवेलेबल, 1 2 3 4 5
यहाँ लिख देते हैं 6 7 8 9। पहले कितने सारे डेटा अवेलेबल है? 9 डेटा अवेलेबल है, 9 ऑप्शंस है, ठीक है। अगर हम लोग विदाउट रिपीटेशन कर रहे हैं तो 9 ऑप्शंस अवेलेबल है। फिर सेकंड वाले में कितना ऑप्शन आ जाएगा अगर विदाउट रिपीटेशन कर? 8। फिर थर्ड वाले में इसमें 8 ऑप्शन, यहाँ लिख देते हैं, हाँ 9 ऑप्शन, हाँ 8, इसके बाद 7, उसके बाद फिर एक रिड्यूस हो जाएगा 6, फिर 5 4 3 2 1, इस तरह से ऑप्शंस आ जाएंगे। और इसका इंटू कितना होता है चलो देख लो एक बार, 9 8 7 6 5 4 3 2, इसका हो गया 3 6 2 8 8 0। और अगर ये विथ रिपीटेशन होता तो बताओ क्या होता? विथ रिपीटेशन होने से क्या होता? सारे जगह पे कितने? हाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टू दी पावर 9 कह सकते हैं हम लोग। 9 इंटू 9 करके अगर 9 टाइम्स है, 1 2 3, ये लो 4 5 6 7 8 9, 9 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको हम लोग 9 टू दी पावर 9 बोल सकते हैं, है ना। 9 टू दी पावर 9 बोल सकते हैं। तो देखो विथ रिपीटेशन का फॉर्मूला क्या हो गया? विथ रिपीटेशन का फॉर्मूला हो गया n इंटू एन इंटू एन इंटू डॉट डॉट कर देते हैं n टाइम्स, दैट इज n टू दी पावर n टू दी पावर n होता है विथ रिपीटेशन का फॉर्मूला। और विदाउट वाला तो मैंने लास्ट दिन ही बताया था, विदाउट तो अभी तक हम लोग कर ही रहे हैं ना। विदाउट में क्या था? n इंटू एन माइनस वन, n माइनस टू, फिर इंटू, फिर डॉट डॉट करके यहाँ पर 1 तक जाएगा। ये तो हम लोगों ने लास्ट दिन किया ही था। ये देखो n मतलब 9, फिर n माइनस वन 8 हो गया, n माइनस टू 7 हो गया, n माइनस थ्री 6 हो गया। तो आई होप तुम लोग रिलेट कर पा रहे हो कि विथ आउट रिपीटेशन और विथ रिपीटेशन में कैसे हम लोगों को करना है। विथ रिपीटेशन का मतलब सीधा सा बात है कि हम लोग जो डेटा पहले लिख चुके हैं उसको भी ले लेंगे, तो ये हो जाएगा विथ रिपीटेशन। अच्छा, अब और एक कंसेप्ट समझते हैं। The number of permutation of n different object taken are at a time when 0 less than or less than equal to n and the object do not repeat is NPR। ये देखो, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने ये एक बार लिखवा दिया। इसको एक बार समझा भी देते, क्योंकि इस तरह का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन तुम लोग को मिलेगा एक्सरसाइज में। देखो, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑन एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन। जैसे कि अभी देखो एकदम स्टार्टिंग में आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया कि एक क्लब में 10 मेंबर है, तो वो 10 के 10 अलग अलग लोग हैं, 10 मेंबर है तो एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, उनमें से 3 लोगों को हम लोग को सिलेक्ट करके एक को प्रेसिडेंट, एक को ट्रेजरर और एक को सेक्रेटरी बनाना था, ठीक है। तो टेकन आर एट ए टाइम, आर का मतलब यहाँ पर 3 हो गया, जहां पर 0 लेस देन आर, 0 लेस देन आर मतलब आर ग्रेटर देन 0, आर का वैल्यू ऑलवेज 0 से ज्यादा होगा, होना ही चाहिए, ठीक है। आर का वैल्यू ऑलवेज 0 से ज्यादा होगा और एन जो है एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर होता है। इसका मतलब इसका उल्टा हो जाएगा ना, आर लेस देन इक्वल टू एन मतलब एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर। ये दोनों पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। द ऑब्जेक्ट डू नॉट रिपीट, और अगर ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होगा मतलब जैसे उस क्वेश्चन में दिया था, अब तुम लोग समझोगे कि विथ रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन क्या था। देखो इस क्वेश्चन में एकदम साफ साफ पहले ही तुम लोग को बता दिया था, ये देखो कि ये देखो, इफ नो मेंबर कैन होल्ड 2 ऑफिसेस, मतलब एक इंसान प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी एट ए टाइम नहीं हो सकता है, अदरवाइज प्रेसिडेंट एंड ट्रेजरर नहीं हो सकता है, कुछ कोई भी 2 ऑप्शन एक इंसान नहीं कर सकता है, मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, देन हमारा फॉर्मूला ऑलवेज होगा NPR, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा NPR, ठीक है। ये याद रखना है तुम लोग को। विदाउट रिपीटेशन में NPR, ये मैंने फिर यहाँ पर भी बताया, इसका मतलब ही तो NPR हो गया ना। और विथ रिपीटेशन में n इंटू n टू दी पावर n भी लिख सकते हो, n टू दी पावर n। अच्छा, नेक्स्ट और एक थ्योरम देखो, नंबर ऑफ परमुटेशन
of n different objects taken R at a time where repetition is allowed। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो क्या हो जाएगा, n टू दी पावर r। अच्छा, एक्चुअली इसको n टू दी पावर r लिख लो, ठीक है, n टू दी पावर r होना चाहिए। रिपीटेशन इज अलाउड n टू दी पावर r। अच्छा, फिर अब हम लोग एक नया पॉइंट करेंगे। ये दोनों पॉइंट तो जो मैंने करवाया उसको फिर से लिखवा दिया। यहां पर लिखते हैं, चलो, परम्यूटेशन when all the objects are not distinct। डिस्टिंक्ट अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसा अगर केस होता है तो कैसे हम लोग करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, रीअरेंज, सॉरी एक्चुअली अरेंज ले लेते, चलो, अरेंज माँ। माँ जो ये वर्ड है, इसको रीअरेंज, इसको अरेंज करना है। तो बताओ यहाँ पर मैंने क्यों बोला कि ये जो अरेंजमेंट है, इसमें जो सिलेक्शन होगा वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टिंक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों में ए है। क्या ये ए और ये ए देखने में अलग हो सकता है? मतलब अगर हम लोग माँ जो शब्द है उसको अगर हम लोग रीअरेंज करें तो देखो 3 जगह बनता है। तो इसको कैसे रीअरेंज करेंगे, एक बार देखो। एम A1 A2, अगर A1 और A2 लिखते हैं, एक बार समझो, तो M A1 A2, M A2 A1, ये एक हो जाएगा। अच्छा, दूसरा A1 M A2, ठीक है, फिर A2 M A1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद A1 A2 M और A2 ए और A1 और M। तो लगभग देखो हमारा फॉर्मूला जो है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, 3p3। तो 3p3 होने पे 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 और 0 फैक्टोरियल यानी 1। तो ये 6 हो जाएगा। मैंने भी देखो 6 बना लिया। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, ये A1 A2 बोल के थोड़ी ना कुछ होता है, A1 A2 बोल के थोड़ी ना कुछ होता है। ए तो भाई ए ही होता है। ए अगर ए होगा तो हम यहाँ पर ना A1 A2 को हटा देते हैं। देखो, तो MAA पहला वाला, दूसरा वाला भी MAA, बिकॉज A1 A2 ये अल्फाबेट में अवेलेबल नहीं है। अल्फाबेट में एक ही डिजिट है, AMA। और वैसे भी हमें यहाँ नहीं बोला है A1 A2, हमें AA ही बोला गया है, ठीक है। तो इसका मतलब AMA, इसका मतलब भी MA, फिर AAM, AAM। तो मुझे ये बताओ इसमें से कौन कौन सा फिर कट हो जाना चाहिए, कौन कौन सा सिमिलर है। ये और ये सिमिलर है तो कोई भी एक कैंसिल कर दो। AMA AMA ये भी सिमिलर है, इसे कैंसिल कर दो। ये दोनों में सिमिलर है, कैंसिल कर दो। तो एक्चुअली अरेंजमेंट कितना बना, 3। एक्चुअल अरेंजमेंट कितना बना, 3 बना। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, जब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उस केस में इसका मतलब इसका आंसर 6 नहीं 3 होना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, जो सिमिलर लेटर होंगे, ठीक है, जो सिमिलर लेटर होंगे उनको डिवाइडेड बाय उतना फैक्टोरियल करना है। यानी 3p3 करो, जो सीखे हो उसे करो, डिवाइडेड बाय। बताओ कितने सारे ऐसे लेटर है जो एक जैसे देखने में है, कितने सारे ऐसे लेटर है जो एक जैसे देखने में है, बताओ बोलो, कितने सारे ऐसे लेटर है जो एक जैसे देखने में। माँ वर्ड में कौन कौन सा ऐसा लेटर है जो देखने में एक ही जैसा है, ए। तो ए 2 लेटर है ना, ए एंड ए 2। तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल करोगे तो 3p3 6 होता है, 6 और ये कर दो 3 हो गया, हुआ ना अरेंजमेंट 3। देखो 3 अरेंजमेंट हो गया। तो अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ना हो तो उस केस में जो सिमिलर ऑब्जेक्ट होंगे उन्हें हमें इस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका हम थ्योरम लिखवा के एक क्वेश्चन देते हैं। देखो, द नंबर ऑफ परमुटेशन of n objects where p1 object are of one kind। जैसे यहां पर देखो a को अगर हम लोग p1 बोलेंगे तो a एक जैसा है, ठीक है,
और इसके अलावा भी हो सकता है कि उसमें और ऐसा वर्ड है जैसे माँ वर्ड में बस 2 ही लेटर ऐसा मिला हमें, और ऐसा वर्ड हो सकता है जिसमें और भी ए 2 बार है, बी 3 बार है, ऐसा भी हो सकता है। तो P2R ऑफ सेकेंड काइंड डॉट डॉट पीके मतलब P1 P2 डॉट डॉट PKR ऑफ केथ काइंड। ठीक है, ये थ्योरम नहीं याद रखना है, जस्ट समझने के लिए। एंड द रेस्ट इफ एनी आर ऑफ डिफरेंट काइंड इज। थ्योरम बिल्कुल याद नहीं रखना है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ये नहीं बताएंगे तो तुम लोग को नहीं समझा पाएंगे क्यों ये ऐसे हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p1 फैक्टोरियल इंटू p2 फैक्टोरियल इंटू p3 फैक्टोरियल डॉट डॉट करके जितना बार होगा। ठीक है, जैसे इसमें क्या हुआ, n मतलब कितना था, n मतलब 3 था, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल करके देख लो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब एक वर्ड देते हैं, चलो अब एक वर्ड देते हैं, इसको तुम लोग अरेंज करके बताओ। इलाहाबाद, इलाहाबाद। ठीक है, अब इतना थ्योरम बोलने का रीजन ये है कि तुम लोग सारे पॉइंट को लेके चलो, नहीं तो कैसे समझ में आएगा। तो ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है नहीं है ये सब समझना पड़ेगा ना। तो इलाहाबाद नॉर्मली कितने सारे वर्ड से, एन कितना है, एन कितना है 9। ठीक है, एन 9 है, और आर भी 9 होगा, क्योंकि मैंने बोला है इलाहाबाद पूरे जो है वर्ड जो है इसको पूरा जो जितने सारे लेटर है वो सारे लेटर से अरेंज करो, तो आर भी एन हो जाएगा। लेकिन आंसर क्या आएगा बताओ, क्योंकि इसमें ए देखो 2 बार है, एल 2 बार है, सॉरी ए तो 3 बार है, 4 बार है। ओ ए 4 बार है, चलो ए 4 बार है। तो बताओ आंसर क्या आएगा, इस तरह से जैसे मैंने अभी सिखाया, जो रिपीट होगा उसको नीचे ऐसे लिखना है। तो ए 4 बार है, ए यहाँ पर देखो ऐसे नोट डाउन करना है हम लोग को। देखो पहले हम लोग लिखेंगे ए, ठीक है, फिर एल, फिर एल, फिर ए, फिर एच, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर से बी, एला, अच्छा सॉरी ये तो डी होना चाहिए था ना, लास्ट वाला मैंने बी लिख दिया है गलती से। चलो ये टी होगा ना इलाहाबाद, तो ये नहीं होगा। तो ए 4 बार, एल 2 बार, बाकी सब एक एक बार है। चलो बाकी सब एक एक बार है, टोटल वर्ड 9 हो गए इस तरह से। तो एन 9 हो गया। एट ए टाइम हम लोगों को सिलेक्ट करना है कितने सारे वर्ड लेके, 9 वर्ड लेके ही करना है। लेकिन हम लोग ये वाला जो फॉर्मूला इसे अप्लाई कर सकते हैं, जो रिपीट है उसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 9 फैक्टोरियल, क्योंकि फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेशन का इंटू दे दो, तो ये 4 फैक्टोरियल इंटू ये 2 फैक्टोरियल। देखो क्या आंसर आता है, 9 इंटू 8 इंटू 7, 9 8 7 6 5, तो ये हो गया 15120, और ये 4 फैक्टोरियल से कट हो गया, डिवाइडेड बाई 2, तो 7560 ये आंसर हो जाएगा। 7560 ये आंसर हो जाएगा। तो रिपीटेशन होगा तो क्या करना है, n पहले सिलेक्ट कर लो और डिवाइडेड बाय रिपीटेशन से उसे सॉल्व कर लो। और वैसे भी देखो अगर तुम लोग NPR भी करते हो तो 9p 9 करने पे 9 फैक्टोरियल ही आता है, 9p 9 करने पे ना 9 फैक्टोरियल ही आता है, क्योंकि 9 माइनस 9 0 हो गया, 0 फैक्टोरियल मतलब 1 हो गया, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1, बात तो एक ही है। ठीक है, तो 9p 9 लिखो या 9 फैक्टोरियल, ये ऑलवेज सेम होता है। ठीक है, ऑलवेज सेम होता है। जैसे 4 फैक्टोरियल लिखो या 4p 4, दोनों में 24 ही आएगा, दोनों में 24 ही आएगा। तो ये देखो अगर हमारा इस तरह से रिपीट रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा अब चलो एक डिजिट का क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी नंबर लाइन बिटवीन लिख रहे हैं ये वाला, 100 and 1000 कैन बी formed if the repetition of the digit is not allowed। रिपीटेशन नहीं होगा मतलब एक बार अगर कोई वर्ड को लिख दिए वो एटलीस्ट ऑन दैट मोमेंट नहीं रिपीट होगा। जैसे मान लो गर्ल,
तो इसमें सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग फिर ये चारों वर्ड को यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जहां पर एक बार गर्ल लिखा है तो वहां पर वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, हाउ मेनी नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। तो बताओ सबसे पहले 100 और 1000 के अंदर कितने सारे नंबर होंगे? 100 से लेके 1000 के अंदर बिटवीन, तो ये यहाँ रेस्ट्रिक्शन लग गया। तो कहां से कहां तक नंबर ढूंढना है हमें? इन दोनों के मिडिल में, इन दोनों के मिडिल में क्या क्या नंबर आएगा? 101 से लेके कहां तक होगा? चलो 1000 लिख दिया। 101 से लेके कहां तक होगा? इसके आगे वाला क्या होगा? 1000 के आगे का डिजिट क्या होगा? 999। 999। 1000 के आगे का डिजिट होगा 999। तो एक चीज समझ लो, अगर हमें 100 से लेके 1000 के अंदर का, बिटवीन मतलब क्या होता है? 100 और 1000 बाउंड्री हो गया, जैसे बॉर्डर होता है ना, वैसे 100 और 1000 का बॉर्डर बन गया। इसके अंदर का डेटा ढूंढना है तो 3 डिजिट का होगा। इससे क्या पता चला कि जितना भी हमारा डिजिट बनेगा वो सारा का सारा 3 डिजिट का होगा। जैसे 1000 में तुम लोग 4 डिजिट देख रहे हो, 1 2 3 4 डिजिट, लेकिन नहीं होगा, बिकॉज बिटवीन बोला है, नॉट इंक्लूडेड दोस। तो फिर 3 डिजिट का होगा 101 से लेके 999। फर्स्ट तो हम लोग को ये सिलेक्ट करना है। सेकेंड, इफ द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। और नंबर क्या क्या है वो तो मैंने दिया ही नहीं। चलो नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे नंबर से हमें 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो बहुत सारे हो सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? चलो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ही दिखा देते, जगह है। तो 3 डिजिट तो 3 घर बनेगा, 3 डिजिट तो 3 घर बनेगा। यहाँ पर n बताओगे कितना सारा है? इतने सारे नंबर से बनाना है, इतने सारे नंबर से n कितना है? काउंट करके बता दो। बताओ n कितना है? n मतलब जितने सारे हमारे पास थिंग्स अवेलेबल होते हैं जिनको हमें अरेंज करना है, तो कितने सारे डेटा को अरेंज करना है? 10। और एट ए टाइम कितना ले सकते हैं? मतलब कितना सारा डेटा एट ए टाइम ले सकते हैं? एक साथ कितने सारे सिलेक्ट करेंगे? 3 डिजिट का नंबर बनाना है ना। बताओ कितने सारे सिलेक्ट करने से 3 डिजिट का नंबर बनेगा? आर का वैल्यू कितना होना चाहिए? 3। आर का वैल्यू 3 होना चाहिए। तीन डेटा एक साथ लिखेंगे तभी ना 3 डिजिट का नंबर बनेगा। जब 3 डेटा लिखने जाएंगे मेरे पास कितना सारा ऑप्शन रहेगा? पहले केस में कितने सारे ऑप्शन रहेंगे बताओ? 10 अगर ऑप्शन रहेंगे तो यहाँ पर 0 1 9 होगा, ठीक है, 9 होगा। क्यों 9 होगा? बिकॉज अगर यहाँ पर, हाँ 0 नहीं होगा। अगर यहाँ 0 बैठ जाएगा, एक बार सोच के देखो तो क्या ये 3 डिजिट रहेगा? नहीं, ये 2 डिजिट का डेटा बन जाएगा। अगर पहले केस में 0 पुट कर देते हैं तो प्रॉब्लम ये है, इसके पीछे कुछ भी लगा लो, 3 4 लगाओ, 4 5, तो ये तो बन गया 2 डिजिट। तो फिर जब हमें पर्टिकुलर बता दिया जाता है कितने डिजिट का नंबर होगा और उसमें 0 रहेगा, तो 0 जो है ये फर्स्ट जहां पर प्लेस है वहां नहीं पुट हो सकता है। 0 यहाँ पर पुट नहीं होगा। तो पहले केस में ऑप्शन हो जाएगा 9 ऑप्शंस, ठीक है। 9 ऑप्शन में से कोई भी एक यहाँ पर पुट हो सकता है। तो कोई भी एक यहाँ पर पुट हो गया, सपोज 2 पुट कर दिया हम लोगों ने। फिर सेकंड वाले में कितने सारे डिजिट अवेलेबल रहेंगे? 2 को छोड़ के बाकी सब 1 3 4 5 7 6 7 8 9। और क्या यहाँ पर 0 आएगा? यहाँ पर 0 आ सकता है? हाँ मैम। हाँ आराम से आ सकता है। 0 सामने छोड़ के ये पीछे बैठ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे 3 डिजिट बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पर भी देखो 9 ऑप्शंस हो गए, यहाँ पर भी 9 ऑप्शंस हो गए। देखो यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 9, तो यहाँ पर भी कोई एक पुट हो गया, फॉर एग्जाम्पल 3 पुट हो गया। तो फिर बाद में कितने सारे बचेंगे? 0 1 4 5 6 7 8 9। तुम लोग काउंट करके भी ऐसे भी बोल सकते हो कि कितने पुट होंगे। यहाँ पर 8 ऑप्शंस रहेंगे ना, क्योंकि टोटल 10 था, 10 में से 2 बैठ गया, तो यहाँ पर 8 ऑप्शंस होगा। 8 ऑप्शंस होगा तो 9 इंटू 9 इंटू 8 कितना हो गया? 9 इंटू 9 इंटू 8, ये बन गया 648। तो इस तरह से ये सारे नंबर से 648 3 डिजिट के नंबर
बन सकते हैं। 648 3 डिजिट के नंबर बन सकते हैं। अच्छा, मुझे एक आंसर बता दो कि अगर विदाउट रिपीटेशन की जगह यही क्वेश्चन रिपीटेशन वाला होता तो क्या आंसर होता? अगर यही रिपीटेशन वाला होता तो क्या आंसर होता? कि अगर हम लोग डिजिट को रिपीट कर सकते हैं तो पहले केस में ऑप्शन क्या होता? 9। दूसरे वाले में 10 और फिर लास्ट वाले में 10। तो फिर ये आंसर होता 10 इंटू 10 इंटू 9, दैट इज 900। तो देखो, जब रिपीटेशन होगा तो ये तो कॉमन सेंस हो रहा है ना, जाएगा तो 900 हो जाएगा। तो ये देखो, हर तरह से सीख सकते हो, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं जिसे इस तरह से सॉल्व करने से बहुत इजीली समझ में आता है बिना फॉर्मूला के। ठीक है, ये बेटर होता है। अच्छा, यहाँ पर ये देखो, ये देखो, 4 डिजिट नंबर टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द फिगर ये, देन नंबर ऑफ सच नंबर्स। ये देखो, मैंने ये सब छोड़ दिया था ना कि हम लोग नहीं कर सकते, हम लोगों को ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं कर सकेंगे अभी, इसका तो अलग से सीखना पड़ेगा। ये देखो, ये क्वेश्चन कर सकेंगे, ये क्वेश्चन कर सकेंगे, ये फिर अलग कंसेप्ट में हो जाएगा, टेकिंग टुगेदर। चलो 21 मैंने जब लिया तो 21 को एक बार सॉल्व करते हैं। देखो, तुम लोग बताओ, 4 डिजिट टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द फिगर दिस, ठीक है, नो डिजिट इज रिपीटेड, रिपीट नहीं होगा, तो 4 डिजिट लेना है। एन कितना है? 1 2 3 4 5, ठीक है, और आर कितना लेना पड़ेगा? 4 एट ए टाइम। तो 4 जगह बना लो, 4 जगह बना लो। पहले वाले में क्या आएगा, या फिर सारा आएगा या फिर कुछ नहीं आएगा? सोचो, 4 डिजिट का नंबर बनेगा तो पहले वाले में कितने सारे ऑप्शन रहेंगे? पांचों के पांचों या फिर कम? मैम 4। 4, क्योंकि 0 नहीं पुट हो सकता है ना, 4 ऑप्शन हो गया। फिर सेकंड वाले में कितना ऑप्शन होगा? सेकंड वाले में 5 ऑप्शन हो जाएगा, एक पुट हो गया तो बचा कितना? 1 2 3, नहीं सेकंड वाले में 5 नहीं, सेकंड वाले में 4 ही रहेगा ना। ये देखो, 0 छोड़ के पहले वाले में 1 2 3 4, 4 पुट हो गया। फिर नेक्स्ट वाले में ये देखो, ये चारों में से कोई ना एक तो पुट हुआ, सपोज अगर 1 पुट हो गया, बचा कितना? 2 3 4 और 0, रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है, तो फिर 4 ऑप्शन। देखो ना, अभी हम लोगों ने किया ना, उसमें भी तो ऐसे ही किया। पहले कितना? 9, फिर से कितना आ गया? 9 फिर 8, उसी तरह से 4 फिर 4, और नेक्स्ट कितना हो जाएगा? यहाँ 4, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ 4 ऑप्शन था, हाँ 3, फिर उसके बाद 2, तो इंटू कर लो, 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 96, ऑप्शन सी। देखो कितना इजीली समझ में आ गया, 96 हो गया ऑप्शन। तो ये वाला भी 21 वाला हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोला है? द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट इज रिपीटेड। अब इसमें रिपीट होगा, द नंबर ऑफ सच इज, ये कितने सारे नंबर होंगे? बोला है कि ग्रेटर देन 5000 होना चाहिए। तो बताओ, 5000 से ज्यादा, 5000 से ज्यादा अगर होगा तो कितना डिजिट का नंबर हो सकता है? 4 डिजिट का हो सकता है, 4 डिजिट का, जैसे 5001, 5002, 5003, ये सब 4 डिजिट का हो गया। जैसे एक तो यहाँ पर है नहीं, 5003, 5004, 5005, 5006, 4 डिजिट का हो सकता है। इसके अलावा 5 डिजिट का भी हो सकता है, 5 डिजिट का, क्योंकि यहाँ पर तो डिजिट कुछ बोला नहीं, बोला है 5000 से ज्यादा। तो 5000 से ज्यादा क्या क्या हो सकता है? एक मिनट, ये क्या चालू हो गया? ये देखो, 5000 से अगर ज्यादा, 5000 से ज्यादा होगा तो क्या क्या डेटा आ सकता है जो कि 5000 से ज्यादा होगा? तो एक तो 5000 4 डिजिट का डेटा ले लेंगे, जहां पर 5000 से ज्यादा कैसे हो सकता है? 500, ये मान लो 3 लिख दिया तो 5000 से ज्यादा हो गया ना। और अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास कितने सारे नंबर है? 1 2 3 4 5, 5 ही नंबर है, 1 2 3 4 5। तो इससे 6 डिजिट का डेटा तो हम बना नहीं सकते, 6 डिजिट का डेटा तो बना नहीं सकते, क्योंकि मैक्सिमम एन तो मेरे पास 5 ही है ना। तो फिर यहाँ पर हमें क्या कंडीशन लगाना पड़ेगा? देखो, आंसर तुम लोग बताना, हम बता रहे हैं यहाँ पर सिर्फ कैसे करना है, लॉजिक बता रहे हैं। तो कहाँ पर लिखे? 1 2 3 4 5, 5000 से बड़ा होने के लिए यहाँ पर 5 होना चाहिए, ठीक है।
क्या यहाँ पर 3, 4 ये सब लिखने से ये 5000 से बड़ा हो सकता है? एकदम फर्स्ट वाले जो प्लेस है वहां पर क्या हम लोग 3 और 4 लिख सकते हैं? सोचो। हाँ बताओ क्या बोल रहे थे? 3 और 4 नहीं, 3 लिखेंगे तो कैसे होगा? 3 लिखोगे तो वो 3000 समथिंग हो जाएगा ना, तो 3000 समथिंग तो 5000 से कम होगा। समझ हाँ, तो 3, 4 को फर्स्ट प्लेस में लिख नहीं सकते, तो फर्स्ट प्लेस में किसे किसे लिख सकते हैं? 5, 6, 7। 5, 6, 7। तो फर्स्ट प्लेस के लिए कितने सारे ऑप्शन अवेलेबल है? 5, 6 और 7। ये देखो 5, 6 और 7 फर्स्ट प्लेस के लिए ये अवेलेबल है। सिर्फ फर्स्ट प्लेस रेस्ट्रिक्टेड होगा, बाकी पीछे वाला नहीं होगा। क्यों? 5000 के पीछे तुम जो भी डिजिट लिखो तुम लोग, वो 5000 से ज्यादा ही कहलाएगा, क्योंकि डिजिट क्या है देखो ना, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 5000 के पीछे तुम लोग कुछ भी डेटा लिखो वो 5000 से ज्यादा होगा। 6000 के पीछे तो होगा ही होगा ज्यादा, 7 के पीछे भी लिखोगे तो ज्यादा ही होगा। बस 3 और 4 के पीछे लिखोगे तो वो 5000 से ज्यादा वाला केस अपियर नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग 3 ऑप्शन लिख सकते हैं। तो फर्स्ट प्लेस जो है वो 3 तरह से फुलफिल हो सकता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 3p1। फर्स्ट प्लेस जो है वो 3 तरह से फुलफिल हो सकता है, तो 3p1। और बाकी बचा हुआ 4 प्लेस है, 1, 2, 3, 4। बाकी बचा हुआ 4 प्लेस, इसमें हम लोग कितने सारे डेटा पुट कर सकते हैं? इसमें हम लोग कोई भी, यहाँ पर टोटल कितना डेटा है? 1, 2, 3, 4, 5 डेटा है। 5 में से कोई एक यहाँ पर पुट होगा, 5 में से कोई भी एक यहाँ पर पुट होगा, लेकिन 3, 4 पुट नहीं होगा। ठीक है, अब 3, 4 पुट नहीं होगा, 5, 6, 7 में अगर कोई भी एक पुट हो गया, सपोज 5 पुट हो गया, बचा क्या? 6, 7। तो यहाँ से 2 बचेगा, कोई भी 2 बच जाएगा। और यहाँ पर ऑलरेडी कितना बचा हुआ है? यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, 3 और 4। ठीक है, 3 और 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये 4 जगह फुलफिल कर सकते हैं 4 तरीके से। तो 4p4 देखो समझ में आया कि नहीं? हम ये बताना चाह रहे हैं, फिर से एक बार बताते हैं। देखो इस तरह का क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना पड़ता है। पहले रेस्ट्रिक्शन समझो। ठीक है, पहले रेस्ट्रिक्शन ये है कि 5 डिजिट का सिर्फ बात नहीं है। ओ अच्छा, 4 डिजिट बोला है क्या? चलो हम 5 डिजिट करे जा रहे हैं। 1, 2, 3, 4। 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000। 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000, तो 4 डिजिट नंबर होगा, 5000 से ज्यादा होगा। तो यहाँ 3 और 4 पुट नहीं हो सकता है, होगा 5, 6 या फिर 7। तो एक फर्स्ट प्लेस को फुलफिल करने के लिए मेरे पास 3 डिजिट अवेलेबल है, तो ये कितने तरीके से फुलफिल हो सकता है? 3p1। ठीक है, 3p1 और मतलब एंड। ठीक है, इसके साथ, दैट इज एंड यानी इनटू। बाकी जो 3 जगह है उसे फुलफिल करने के लिए हमारे पास कितने डेटा अवेलेबल है? टोटल डेटा था 1, 2, 3, 4, 5। 5 में से एक वहां पर पुट हो जाएगा, तो बचा कितना? 4। तो 4 डिजिट को हम लोग 3 जगह पे 4p3 तरीके से फुलफिल करवा सकते हैं। तो ये हो गया इस तरह से 1 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल मतलब 6/2, यानी ये हो जाएगा 3, और ये हो गया 24। तो 24 इंटू 3 72 आंसर होगा। तो ये इस तरह से करना पड़ेगा। चलो ये वाला भी हो गया। तो तुम लोग पहले, आज हम लोग इतना ही करेंगे, तुम लोग पहले इसको प्रैक्टिस करना, फिर नेक्स्ट दिन हम लोग ये टुगेदर वाला कंसेप्ट करेंगे, वावल्स टुगेदर ये वाला। लेकिन पहले इसको प्रैक्टिस करना है, नहीं तो भूल जाओगे। ओके, बाय मैम।